तो हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वैन नील। वैन नील ने एक अपना स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया क्या कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनने वाला जो ऑक्सीजन है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज होता है किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। इसके पहले एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, जिन्होंने किया था यानी जोसेफ प्रिस्टले ने, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही क्या बनता है? ऑक्सीजन। जबकि वो क्या स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। ठीक है। अब इन्होंने वैन नील ने क्या मेंशन किया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एयर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो बनता है किसके थ्रू? वाटर के थ्रू बनता है। देखते हैं जैसे इन्होंने किस चीजों को किस बेसिस पर इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया। ठीक है। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर। ठीक। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? ऑक्सीजन के अब्सेंट में ही, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंट में कह रहे हैं, यानी बिना यूज किए ही वाटर का, यानी बिना वाटर के यूज किए ही क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं? पहला थी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, और सेकेंडरी वाटर की जगह पर क्या करते हैं? ये किसी स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे सल्फर कंपाउंड का, फास्फोरस कंपाउंड का, या इसके अलावा और किसी कंपाउंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इन्होंने जिस बैक्टीरिया का सिलेक्शन किया था और उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टडी किया था, उसमें देखा था क्या कि बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड का यूटिलाइजेशन करता है, जिसके थ्रू अपना फूड यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है। देखते हैं 6CO2 प्लस 12H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे पिगमेंट्स यानी ऐसे कलरफुल पिगमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। रिजल्टिंग बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट या इस इक्वेशन की बेसिस पर इन्होंने क्या मेजर किया वो देखते हैं जरा। इन्होंने मेजर क्या किया? यहाँ पर जो हमारे पास में वाटर है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है। यानी ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर यानी जो भी सब्सट्रैक्ट्स यूज हुए थे उसमें कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही क्या बना है यहाँ पर? ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है इसी का ही है, और वाटर में भी जो ऑक्सीजन है वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर कोई एडिशनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसी की बेसिस पर मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है वही कन्वर्ट हुआ है किसमें? वाटर और ग्लूकोज के ऑक्सीजन में। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? रिजल्टिंग कोई ऑक्सीजन नहीं बना है कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्लिटिंग के थ्रू। सो दैट इज वाई क्या है, इससे इन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला क्या? ऑक्सीजन comes from water, not from CO2। क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया क्या अपना कि ऑक्सीजन जो होता है वो किसके थ्रू बनता है? वाटर के स्प्लिटिंग के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्लिटिंग के थ्रू बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्लिटिंग के थ्रू अगर क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का बनना कंपलसरी था, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। सो दैट इज वाई इसी बेसिस पर इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट मेंशन किया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट वन जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, 7 नंबर, रोवेन हासिद एंड कामेन। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया? इनके ही एक्सपेरिमेंट को यानी इन्हीं के दिए ही स्टेटमेंट को ही इन्होंने क्या किया?
प्रैक्टिकली क्या किया, प्रूव करके प्रूव करने की पूरी कोशिश की। देखते हैं जैसा क्या किया इन्होंने। तो फाइनली इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो वही सबसे स्टेबल या माना जाता है या सबसे बेस्ट माना जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर के थ्रू बनता है। देखते हैं कैसे। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, ऑक्सीजन जो है उसके दो आइसोटॉप्स का सिलेक्शन किया। आइसोटॉप्स, एक 16 एंड एक 18, ठीक है। 16 और 18 वाले आइसोटॉप का सिलेक्शन किया ऑक्सीजन का, और उस 16 और 18 में थोड़ा सा वेरिएशन करना स्टार्ट किया। क्या, हमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ रखा था, ठीक है। तो उसको हम पहले यहाँ पर मेंशन करते हैं। 6CO2 प्लस 12 H2O gives out C6H12 O6 plus 6H2O plus 6O2, ठीक है। ये इक्वेशन था हमारा फोटोसिंथेसिस का। तो उस इक्वेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है ये था 16 वाला, और जो वाटर था उसका आइसोटॉप जो है वो है 18 वाला, यानी 18 का था। इन्होंने इसको रेडियो एक्टिवली चार्ज किया था, किसको, ऑक्सीजन 18 वाले को, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटॉपिक। रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक। इन्होंने इस प्रोसेस में, यानी इसमें क्या इन्होंने बताया गया, यहाँ पर देखा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो क्या है 16 का आइसोटॉप का, और जो वाटर का है वो 18 का है। रिजल्टिंग में जो बना हुआ ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन जो था, उस ऑक्सीजन को जो मेजर किया गया तो यही ऑक्सीजन ही जो था वो क्या था, रेडियो एक्टिव चार्ज 18 वाला था, ठीक है। यानी ये 18 वाला था। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसी से ही एक चीज क्लियर हो जाता है क्या, कि जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के ही स्प्लिटिंग से क्या हो रहा हुआ है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक। और जो ये ग्लूकोज बना हुआ है, इस ग्लूकोज में जो क्या नाम है ऑक्सीजन है, ये है वो 16 वाला था, और इस वाटर का जो ऑक्सीजन था वो भी 16 वाला ही था। क्लियर हुआ तक। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हमने देखा क्या, वाटर में टोटल ऑक्सीजन कितना है 18, यहाँ पर क्या है 6:2 इक्वल टू 12, और सॉरी यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन जो है वो टोटल कितना है 12 है, और यहाँ रिजल्टिंग में भी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 12 है ऑक्सीजन में, ठीक है। जो क्या है किसका 18 आइसोटॉप का ही था। क्लियर हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जो वाटर और ग्लूकोज के पास में ऑक्सीजन है वो वापस किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का ही था। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसी से ही क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है क्या, कि ये जो हमारा क्या नाम है ऑक्सीजन रिलीज हुआ है या बनता है वो किसका होता है, वाटर का होता है। इसके बाद से इस पर जो चल रहे हुए पीछे से या पुराने पुराने जितने भी कन्फ्यूजन थे वो सारा का सारा यहाँ से ही क्या हुआ, क्लियर हो गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वन साइंटिस्ट को हम जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं क्या, रॉबर्ट हिल। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया। इन्होंने बताया क्या कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, बराबर है, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस रिडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की प्रोसेस में जो हाइड्रोजन यूटिलाइज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, वो हाइड्रोजन जो होता है वो आता है एक मॉलिक्यूल से या एक ऐसे कंपाउंड से जिसका नाम या जिसको बोला जाता है क्या, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। और उस रिड्यूसिंग पावर को हम अभी पूरी तरह से समझ ही जाते हैं या जान ही रहे हैं क्या है वो क्या है NADPH2, जिसको हमने अभी समरी में पढ़ा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की प्रोसेस में, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, comes from reducing power which
सिंथेसाइज बाय लाइट एनर्जी। ठीक, यानी इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो हाइड्रोजन बनता है, जो कि जो किसको जिसने यानी हाइड्रोजन को जिसने कैरी किया होता है, जिसको उसको बोलते हैं हम क्या, रिड्यूसिंग पावर। यानी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन को कैरी किया होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस मॉलिक्यूल को या उस कंपाउंड को बोलते हैं कि हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। और ये जो रिड्यूसिंग पावर है, जिसने क्या किया है, हाइड्रोजन कैरी किया है, इस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन या रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन जो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर ये पहला अपने स्टेटमेंट दी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो आता है किसके थ्रू, रिड्यूसिंग पावर के थ्रू आता है, और वो बनता है किसके थ्रू, सनलाइट की एनर्जी के थ्रू बनता है। क्लियर हो यहाँ तक? अब यहाँ पर हमें काम करते हैं, इस रिड्यूसिंग पावर को ही हम यहाँ पर पहले इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर को हम अभी क्या है, NADPH2 बोलते हैं। ठीक है, NADPH2 का फुल फॉर्म भी ले लेते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक, तो ये क्या है, NADP का फुल फॉर्म है, और ये करता क्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, रिजल्टिंग बनता है क्या है, and resulting ठीक, एंड रिजल्टिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, यानी इन्होंने बताया था क्या, हाइड्रोजन जो होता है वो कहाँ से आता है, रिड्यूसिंग पावर के थ्रू, जो बनता है किसके थ्रू, यानी किसके हेल्प से, सनलाइट की एनर्जी के हेल्प से। और यही हाइड्रोजन फिर करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, जिसके थ्रू फाइनली हमें आइडिया ये है कि बनता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब इसके अलावा यानी हम नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं, जरा देखते हैं कि नेक्स्ट साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या इसके बारे में बताया था। देखते हैं, नेक्स्ट वन साइंटिस्ट हमारे हैं इमर्सन। तो नेक्स्ट वन साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो कौन है, इमर्सन। इमर्सन ने कुछ स्टेटमेंट अपने दिए हैं, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया क्या, कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो 2 स्टेप में होती है, लाइट एंड डार्क। ठीक है, यानी इन्होंने स्टेटमेंट दिया गया या इन्होंने बताया गया कि फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में कंडक्ट होती है, लाइट रिएक्शन में, लाइट में और डार्क में, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती है। बट इस पूरी की पूरी प्रोसेस का क्लियरिफिकेशन नहीं इन्होंने दिया था, यानी उसमें पूरी की पूरी दोनों स्टेप में क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेसेस होती हैं। बट इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया क्या, कि लाइट और डार्क रिएक्शन की दोनों प्रोसेस में कंप्लीट होती है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो यहाँ तक? सेकेंड वन जो स्टेटमेंट दिया इन्होंने बताया क्या, कि इस पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है, इन सभी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, 2 फोटो सिस्टम्स काम करते हैं। यानी क्या होता है, 2 फोटो सिस्टम होता है। अब जानते हैं क्या कि फोटो सिस्टम क्या होता है। अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि फोटो सिस्टम होता क्या है। फोटो सिस्टम एक्चुअली में, ध्यान सुनिएगा, फोटो सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक बंडल होता है। ठीक है, हम जिसको बोलते हैं, पहले से हम जानते हैं क्या, क्वांटासोम। ठीक है, यानी लेकिन उस एक सिंगल क्वांटासोम के इनसाइड में, ठीक है, एक सिंगल क्वांटासोम के इनसाइड में क्या होता है, कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या होता है, एक बंडल होता है। ठीक है, उस बंडल में स्पेसिफिक क्या होता है,
मालिक्यूल्स का, यानी एक स्पेसिफिक पिगमेंट का एक सेट होता है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फोटो सिस्टम। इसके बारे में हम आगे डायग्रामिकली भी देखेंगे इसके बारे में और भी डिटेल में, बट इतना हमें समझ लेते हैं, ठीक है। यानी क्लस्टर ऑफ photosynthetic pigments in which one chlorophyll works as reaction center and others works as एंटीना। यानी इन्होंने क्या बताया गया कि जो फोटो सिस्टम होता है उस फोटो सिस्टम में कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या होता है, क्लस्टर होता है, जिसमें खासियत क्या होती है, उस पूरे पूरे सेट में या सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो वर्क करता है क्या, किसी का रिएक्शन सेंटर का। रिएक्शन सेंटर क्या है इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। ऐसा समझने के लिए भी जान लेते हैं कि रिएक्शन सेंटर वही मॉलिक्यूल को बोलते हैं या उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टिमुलेट होकर के बाहर एक्सपेल होता है, जो कि हमने शॉर्ट में या समरी में पढ़ा था। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और उसके आसपास में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब करते क्या है, वो सनलाइट यानी सन से आने वाली जो लाइट्स है उसको क्या करती हैं, ट्रांसफर करते 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 उसी रिएक्शन सेंटर यानी उस मेन वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक क्या करती हैं, एनर्जी को पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। और इसलिए इस रिएक्शन सेंटर के आसपास के जितने भी क्लोरोफिल या अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटोसिंथेटिक वाले, उनको हम बोलते हैं क्या, एंटीना। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट वन, एक और स्टेटमेंट इन्होंने बताया था क्या, थर्ड वन है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इमर्सन इफेक्ट या रेड ड्रॉप, ठीक है। तो इसके बारे में यानी इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप जो है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको अभी ड्रॉप करते हैं इसको या छोड़ देते हैं इसको। हम आगे जब चैप्टर को आगे एक्सटेंड पढ़ते चले जाएंगे आगे की ओर, तो हम उसमें पूरे के पूरे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करनी होगी। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में या अदर प्लांट ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर हुआ?